देखो हम एग्जाम्पल से आज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके फर्स्ट एग्जाम्पल से हम क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, गिवन ए कार इज मूविंग along a straight line and that straight line is OP line। ये O पॉइंट ले लेते हैं और सपोज ये हमारे पास हो गया P पॉइंट। इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 seconds। O से P जाने में इसको जो टाइम लगा उसको हम T1 टाइम ले लेते हैं। दैट T1 टाइम इज गिवन 18 seconds in going O to P and रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q इन 6 seconds। तो वो बॉडी यहाँ से P से वापस टर्न होके यहाँ तक कुछ Q पॉइंट तक आता है। P से Q आने में जो टाइम लगा उसको हम T2 टाइम ले लेते हैं और वो T2 टाइम हमें यहाँ पे गिवन है टोटल 6 seconds। ठीक है, ये दो टाइम हमें गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P एंड इन रिटर्निंग फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। देखो, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना आपका O से P, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 300 मीटर सपोज, और ये जो आपका P से Q डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है आपको 100 मीटर। अभी आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम O टू P। तो केस 1, फर्स्ट केस O टू P वाला केस है। O टू P, केस नंबर 1, कैलकुलेटिंग फ्रॉम O टू P। O टू P आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे केस नंबर 1 में? O से P में हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो आप देखो, वो डिस्टेंस है 300 मीटर। और दूसरा आप देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? O से P को ज्वाइन करके डिस्प्लेसमेंट आएगा। देखिए वो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास है 300 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना मूव किया हमने? 300 मीटर, और टाइम कितना कंज्यूम किया इसके लिए? 18 सेकेंड्स। ये एवरेज स्पीड हो गया। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है और टाइम आपका 18 सेकेंड्स है। आप इनको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फिर दूसरा केस है जब हम O से P जाते हैं और P से Q रिटर्न होते हैं वापस। देखिए, जब हम यहाँ पर O से P गए और फिर वापस हम वहां से रिटर्न हो रहे हैं, उस केस में हमें कैसे करना होगा? देखिए, O से P, जस्ट ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और वापस हम Q पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए, जब हम Q पॉइंट पर वापस आएंगे तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे Q पॉइंट। ये जो P से Q है ये हमारे पास 100 मीटर है और O से P हमारे पास टोटल था 300 मीटर। अब इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इन दिस सेकंड केस इज डिस्टेंस फ्रॉम OP प्लस PQ। OP डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर, और PQ डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। द टोटल डिस्टेंस इज नाउ 400 मीटर। ये टोटल हमारे पास 400 मीटर हो गया। अब अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 400 मीटर हुआ, और टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में गिवन था कि आपको जो पहला O से P जाने में टाइम लगा दैट इज 18 सेकेंड्स, और P से Q तक आने में जो टाइम लगा दैट इज 6 सेकेंड्स। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया? ये टोटल टाइम हो गया हमारे पास 18 + 6
24 सेकेंड्स नाउ। सो ये टाइम हमारे पास 24 सेकेंड आ गया। 24 सेकेंड से अब हम यहाँ डिवाइड करके एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा केस इसके अंदर आ रहा है आपका एवरेज वेलोसिटी। देखो अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको कैसे करना होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको देखना होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट है सर इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करना। सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन हमारी ये लेंथ है, इनिशियल टू फाइनल। सो ये कितनी होगी, ये यहाँ पे है 200 मीटर। सो मतलब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर और आपके पास टाइम की वैल्यू हो जाएगी 24 सेकेंड्स। सो आप इसको सोल्व कर सकते हो। सो इट बिकम 200/24 मीटर पर सेकेंड। सर 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 देखो एक डाउट है अभी हमारा यहाँ पर, फिर हमने 300 में ये 100 ऐड क्यों किया है, लीशा का डाउट है। सो देखो लीशा, टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है बेटा। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ देखो बेटा, पहले वो O से P पे गया है और फिर वहां से वो टर्न होके P से Q वापस आया है। तो पहले उसने O से P डिस्टेंस चला है, फिर P से Q चला है, इसलिए हमें टोटल ऐड करना पड़ा। 300 मीटर पहले चला, 100 मीटर फिर चला, ये 400 मीटर हो गया। और फिर वहां से हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया। फिर जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन हम कर रहे हैं। तो देखो O मेरा इनिशियल पॉइंट है और Q मेरा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ O से Q तक ये जो टोटल लेंथ है 200 मीटर है, ठीक है। इसलिए आपका एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट 200 अब आपको लेना है और टाइम आपको टोटल लेना है। टोटल टाइम हो गया O से P तक जाने का भी टाइम प्लस P से Q आने का भी टाइम। सो O से P आपका 18 सेकेंड था, P से Q आपके पास 6 सेकेंड है और 18 प्लस 6 ये टोटल टाइम आपके पास हो गया 24 सेकेंड, ठीक है। ये आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। अब देखो इसमें कोई डाउट आपके पास आ रहा है तो नाउ सी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, या फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगर कोई डाउट है सो देन राइट इन चैट। P से Q 100 मीटर गिवन है हिमांशी क्वेश्चन में। अर्शिता आज एनसीईआरटी करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट। एवरेज वेलोसिटी में नेहल 200 इसलिए हमने लिया है यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन में होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे O आपका इनिशियल पॉइंट है बेटा और F आपका Q पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है। सो इनिशियल टू फाइनल आपकी ये जो लेंथ है OQ लेंथ। अब वो OQ लेंथ मैंने कैलकुलेट करी है OP लेंथ माइनस PQ लेंथ करके। सो OP मेरे पास 300 था, PQ मेरे पास 100 था और वो माइनस करके मेरे पास आ गया 200 मीटर, ऐसे, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अनुराग अगर वॉइस नहीं आ रही है तो एक बार दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3.2, एग्जाम्पल नंबर 3.2 ऑफ एनसीईआरटी। सी एग्जाम्पल नंबर 3.2, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। और हमें क्या करना है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन एज। आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है और ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग
मूव कर रहा है उसकी पोजीशन हमें गिवन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इज 8.5 एंड b इज 2.5। तो मतलब अगर हम a को 8.5 पुट कर देंगे, b को 2.5 पुट कर देंगे, सो ये पोजीशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, 8.5 plus 2.5 t square. What is its velocity at t equals to 0 second and t equals to 2 second? देखो अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी कब, जब टाइम बिल्कुल 0 सेकेंड हो या टाइम एग्जैक्टली 2 सेकेंड हो। तो टाइम 0 सेकेंड और 2 सेकेंड का मीनिंग है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली 0 इंस्टेंट पर या फिर एग्जैक्टली 2 सेकेंड के इंस्टेंट पर। तनिष अभी जो क्वेश्चन चल रहा है बेटा पहले वो कंप्लीट कर लो, फिर आपका जो क्वेश्चन पहला रह गया उसके बाद कर लेना, एक बार ये कंप्लीट कर लो। अभी आपके पास टाइम है एक तो 0 सेकेंड पर और एक टाइम है 2 सेकेंड पर, तो आपको 0 और 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट्स फॉर्मूला इज v is equal to dx by dt। डिफरेंशिएट करना है x को t से, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? d बाई डी टी ऑफ x, x क्या है? a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब a का डिफरेंशिएट अलग करेंगे, तो देखिए ये मैंने a पे डिफरेंशिएट अलग कर दिया और फिर बी टी स्क्वायर पर डिफरेंशिएट अलग कर देंगे, बी टी स्क्वायर पर अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए v इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ a प्लस b कांस्टेंट टर्म है, उसे डिफरेंशिएशन से बाहर लिखना है, सिर्फ हमें t को डिफरेंशिएट करना है, तो t वाली टर्म को डिफरेंशिएट के अंदर रखना है, यानी टी स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट के अंदर रख रहे हैं, बाकी टर्म्स को उससे हम बाहर रख रहे हैं, ठीक है। सो v इज इक्वल टू a क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट होता है 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट होता है 0, सो यहाँ 0 आ गया, प्लस b लिख दिया। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t, यानी ये जो स्क्वायर पावर थी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, सो उसका डिफरेंशिएट होता है 2t। सो अब आपके पास वेलोसिटी बचा 2bt, वेलोसिटी आ गया आपका 2bt। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एक तो 0 सेकंड पर, एक 2 सेकंड पर, तो ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है इसमें आपको पुट करना है, एक बार टाइम को 0 सेकंड और एक बार आपको टाइम को 2 सेकंड पुट करना है, एक बार 0 सेकंड और एक बार 2 सेकंड, 0 सेकंड और 2 सेकंड आ गया। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में टाइम की जगह 0 पुट करना है और 2 पुट करना है, और v के साथ ऐसे एक लाइन लगा के t0 लिखना है, मतलब हम 0 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वो 0 आ जाएगा। और फिर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है 2 सेकंड पर, तो t को 2 पुट करना है, तो वो 2bt मल्टीप्लाई 2 4b हो जाएगा, और b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो 4 को 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड 2.5, सो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, दिस बिकम्स वेलोसिटी। सो देखो पिछले क्वेश्चन में हमें ये पोजीशन गिवन है ए बी टी स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पर वेलोसिटी। 0 और 2 सेकेंड की वेलोसिटी का मतलब है हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है dx बाई dt, मतलब आपको x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो ये डिफरेंशिएट करा है मैंने, उससे डिफरेंशिएशन से आ गया 2bt। अब आपको t की दो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, एक आप t को पुट कर सकते हो, एक बार 0 लेना है
और एक बार t को 2 सेकेंड लेना है, 0 लेने से वेलोसिटी 0 आ जाएगा, 2 पुट करने से 4b आ जाएगा, और b की वैल्यू 2.5 गिवन है, और b की वैल्यू 2.5 पुट करके ये आंसर हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको पिछले क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इसका बी पार्ट भी है क्वेश्चन का, और बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। सो हमें 2 सेकेंड और 4 सेकेंड में उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो सी कि अब एवरेज हम कैसे फाइंड, ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबसे पहले ये देखो, एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स डिवाइड डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डिवाइड डेल्टा टी मीनिंग द चेंज इन पोजीशन टू चेंज इन टाइम। आपको पोजीशन का चेंज कैलकुलेट करना है, कितना हुआ 2 सेकंड से 4 में, और टाइम कितना चेंज हुआ। सो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक बार 4 सेकंड पर उसकी पोजीशन चेक करेंगे। ये जो मैंने एक्स लाइन लगा के 4 लिखा है, मतलब मैं 4 सेकंड पर उसकी पोजीशन देख रहा हूँ। तो देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन पोजीशन की इक्वेशन है, इसमें एक्स पोजीशन है और टी टाइम है। तो अगर आप टाइम को 4 पुट कर दोगे तो आपके पास 4 सेकंड का पोजीशन आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, मतलब a प्लस 16b हो गया। तो ये उसकी पोजीशन है 4th सेकंड पर, a प्लस 16b। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और एक बार अब हम इस इक्वेशन में टाइम को 2 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास 2 सेकंड का पोजीशन आ जाएगा। सो हमारे पास 2 सेकंड के पोजीशन को हम x2 लिख देते हैं सिंपली, और ये 4 सेकंड के पोजीशन को x4 लिख लेते हैं, उससे सिंपली लिखा जाएगा। इसको इरेज करके x4 ले लो यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x4, ये 4 सेकंड का पोजीशन है, फिर 2 पुट कर रहा हूँ, 2 का पोजीशन आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, टाइम को 2 पुट करना है, सो x2 आ गया a प्लस 4b, ठीक है, a प्लस 4b। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन क्या सिंबल है उसका, डेल्टा x। कैसे निकालना है, x2 माइनस x1। x2 क्या है, a प्लस 4b। x1 क्या है, x1 है a प्लस 16b। सॉरी, हमें x2 माइनस x1 करना है, यहाँ पे हमें x4 माइनस x2 करना है। सॉरी, इसको हम सही कर लेते हैं, x4 वाली पोजीशन में से 2 को माइनस करना है। सो 4 वाली पोजीशन में से 2 को माइनस करेंगे, फोर्थ पे हमारी पोजीशन है a प्लस 16b, और 2 सेकंड पर हमारी पोजीशन है a प्लस 4b। सो हमारा ये पोजीशन का चेंज हो गया, 16b में से 4b माइनस कर दीजिए, यानी 12b हो गया। सो चेंज इन पोजीशन हमने 12b फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन टू चेंज इन टाइम। पोजीशन आपका 12b चेंज हुआ, और टाइम आपका 4 सेकंड से 2 सेकंड, 2 से 4, 2 सेकंड चेंज हुआ। सो एवरेज वेलोसिटी हो गया आपके पास v एवरेज इक्वल्स टू 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6b, और b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज 8। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू थी 2.5। सो b इज ऑलरेडी गिवन 2.5, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को 2.5 पुट कर देंगे। सो अब आप b की वैल्यू को यहाँ पे 2.5 पुट कर दें, तो 6 इंटू 2.5 that becomes 15 meter per second is the average velocity between 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। और इससे पहले स्टेप में हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा इंस्टेंटेनियस, और फिर अब हमने फाइंड आउट करा एवरेज। तो इस क्वेश्चन से हम क्या कंक्लूड कर पाए, इस क्वेश्चन से हमारा जो कंक्लूजन है वो बड़ा सिंपल है कि आपको जब कभी भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है बेटा, सो आपका एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक टाइम पे फाइंड आउट करना है, तो आपका कॉन्सेप्ट है dx बाई dt, यानी वहां आपको डिफरेंशिएट करना होगा
और एवरेज के केस में आपको पहले पोजीशन का चेंज निकालना है, फिर आपको टाइम का चेंज निकालना है, फिर आपको उस पोजीशन के चेंज को टाइम के चेंज से डिवाइड करना है। ओके, ठीक है। तो देखो ये डेरिवेशन है। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो आपकी जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं उनको आपको यहाँ पे कैलकुलस से डेराइव करना है। कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से यूज करना है। सो हमारी तीन इक्वेशन कौन कौन सी थी, पहले मैं लिख देता हूँ। v इज u प्लस ए टी, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ये तीन थी। ये तीन मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से डेराइव करवाई और स्ट्रेट लाइन में डेराइव करवाई। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हें कैलकुलस मेथड से कैसे डेराइव करते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से लॉजिक को कैच करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा कि हमें इन्हें कैसे डेराइव करना होता है। सो देखो, जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज u प्लस ए टी। देखो ध्यान से कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं। इसमें एक तो वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है और टाइम है। तो इन तीनों क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो है एक्सलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। आपको भी पता है ये फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं फर्स्ट इक्वेशन डेराइव कर सकता हूँ। अब जो दूसरी इक्वेशन है देखो, उसमें s आ रहा है, s यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी वेलोसिटी इक्वल dx बाई dt। सो इस दूसरी इक्वेशन को डेराइव करने में अभी मैं इसको यूज करूंगा, कैलकुलस का dx बाई dt को। और जो तीसरी इक्वेशन है देखो, उसमें टाइम नहीं है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड में एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया है और ये सेकंड इक्वेशन लिया है, इन दोनों से आप टाइम निकाल लो। देखो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालोगे तो वो dv बाई ए हो गया। आप सेकंड इक्वेशन से टाइम फाइंड आउट करोगे तो वो dx बाई v हो गया। अब आप इन दोनों को इक्वल रख दो तो dv बाई ए dx बाई v के इक्वल हो जाएगा, यानी v dv a dx हो जाएगा। सो इस तीसरी इक्वेशन को डेराइव करने में जो फॉर्मूला अभी हम यूज करेंगे वो ये होगा, v dv इक्वल a dx। तो पहले तो ये तीन बातें बेटा याद कर लो। पहली इक्वेशन के लिए क्या यूज करना है, dv बाई dt यूज करना है। दूसरे को प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, dx बाई dt प्रूव यूज करेंगे। और तीसरी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, v dv इज इक्वल टू a dx, ये यूज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलस की हेल्प से पहली इक्वेशन को कैसे डेराइव कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आप ध्यान से फोकस करके समझना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी लगाने वाला हूँ। हो सकता है आपको इंटीग्रेशन ना आता हो या याद ना हो या वट एवर, बट अगर आप स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे तो मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको पहला स्टेप लिखना है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये लिख देना है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है a dt इक्वल्स टू dv। a dt dv आ गया। अब देखिए dv क्या होता है, d सिंबल का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज। तो dv को हम ऐसा रीड करते हैं फिजिक्स में, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। और dt को हम रीड करते हैं वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। सो इंटीग्रेशन एक टेक्निक होता है जो स्मॉल चेंज को लार्ज चेंज में चेंज करने के लिए यूज होता है। सो अभी आपको यहां तक लिखने के बाद लिख देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन a dt का भी करना है, इधर dv का भी करना है। सो अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका क्या साइन होता है।
तो ये देखो ऐसे कर्ल बनाना है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन dx बाई dt है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, यहाँ मीनिंग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, अब ये देखो ये a और dt लिखा हुआ है, जो टर्म d के बाद लिखी हुई है जैसे dt, तो उसकी लिमिट्स यहाँ पे लिखनी है। तो टाइम क्या हो सकता है, 0 से t तक, स्टार्टिंग टाइम 0, फाइनल टाइम t। अब देखो यहाँ डी वी लिखा हुआ है, वी मीनिंग वेलोसिटी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इस तरह आपको लिख देना है। अब ऐसा लिखने के बाद इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में दोनों में एक लॉजिक ये होता है कि जो टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म है, आप उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हो, क्योंकि आपको सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटीज को इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना होता है। सो देखिए मैंने यहाँ पे a को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए कांस्टेंट एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन कांस्टेंट होने के कारण उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देना है। बस इतना करना है। अब देखिए इतना करने के बाद अब हमारे पास जो एक्सलरेशन हुआ वो है a इक्वल्स टू डी, यहाँ था dt, 0 से t तक इंटीग्रेट करना है, और उधर है आपके पास dv, और उसको इंटीग्रेट करना है u से v तक। चलिए अब मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझा देता हूँ कैसे होता है इंटीग्रेशन। देखिए मान लो x पावर n को इंटीग्रेट करना है बेटा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, x की पावर में एक पावर ऐड कर देना है और टोटल पावर से डिवाइड कर देना है, बस ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जैसे डिफरेंशिएशन में एक पावर माइनस करते थे, यहाँ पे एक पावर ऐड करते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करते हैं। बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, x n+1 डिवाइड n+1। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं a इंटीग्रेशन 0 से t पावर 0 dt। t पावर 0 इसलिए लिया क्योंकि t तो था नहीं, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो 1 होती है, तो हमने 1 के प्लेस पे t पावर 0 ले लिया। ऐसे dv को लिखना है बेटा v पावर 0 dv और u से v तक। ठीक है, सो a t पावर 0, अब देखो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक पावर इंक्रीज करते हैं और टोटल से डिवाइड करते हैं। सो देखो t की पावर 0 है, उसमें एक इंक्रीज कर दो 0+1 और टोटल से डिवाइड कर दो, यानी 0+1 से डिवाइड। ये हो गया इंटीग्रेशन। फिर इधर ऐसे v की पावर 0 है तो उसमें एक इंक्रीज कर दो 0+1 और 0+1 से कर दो डिवाइड। ऐसा करने के बाद अब आपका ये जो इंटीग्रेशन वाला ये कर्ल वाला साइन था ये छोड़ देना है आपको, ये नहीं लगाना है। अब ऐसा करने के बाद यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है दोनों साइड, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये जो आपकी लिमिट है 0 से t वो यहाँ लिख देनी है 0 से t, और वहां लिमिट है u से v, वो लिमिट लिख देनी है u से v। सो इसके बाद हमारे पास क्या बना, देखिए a t रह जाएगा क्योंकि t पावर 0+1 t ही हो जाएगा, और लिमिट 0 से t, फिर v u से v। ऐसा करने के बाद अब आपको ये जो t है, ये अब इसको देखो यहां पर बताता हूं, यहाँ देखो ये t में ये 0 है, ये t है, ये जो ऊपर वाला t है इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये जो 0 है नीचे इसको कहते हैं लोअर लिमिट। पहले इस t के प्लेस पे जो भी अपर लिमिट गिवन है वो पुट करनी है, t गिवन है t पुट करा, माइनस लगाया, फिर जो लोअर लिमिट है वो पुट करनी है, लोअर लिमिट 0 है 0 पुट करना है ऐसे। सो यहाँ बन जाएगा बेटा देखो a अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, ये बन जाएगा। सो इट इज नाउ 80 इक्वल v माइनस u। ठीक है, 80 इक्वल्स टू v माइनस u, दिस गिव्स v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। ओके,
सो इस तरह से कैलकुलस की हेल्प से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दिया। चलिए एक बार फिर स्टेप देखें क्या क्या किया हमने। क्या बताया मैंने, फर्स्ट के लिए यूज करना था dv बाई dt, तो मैंने यहां से स्टार्ट करा a dv बाई dt, a dt dv, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का ये साइन जो रेड लाइन से कर्ल दिखाया मैंने, फिर dt, dt मीनिंग टाइम, टाइम की लिमिट 0 से t, dv, v मीनिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी की लिमिट u से v। ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया हमने उसको। ठीक है, अब dt आ गया। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एक पावर इंक्रीज टोटल पावर से डिवाइड, तो यहाँ पे जीरो पावर है टी जीरो, उसमें एक इंक्रीज करो 0+1, टोटल से डिवाइड करो 0+1 से डिवाइड, सो वेलोसिटी में एक इंक्रीज करो 0+1, 0+1 से करो डिवाइड, सो फिर अपर लिमिट पुट करो, टी अपर लिमिट है, टी की जगह टी पुट कर दिया, लोअर लिमिट है 0, फिर माइनस का साइन लगाया और लोअर लिमिट पुट कर दिया, लोअर लिमिट है 0। सो ये आ गया हमारे पास at इक्वल v माइनस यू एंड वी गेट v इक्वल u प्लस at। तो इस तरह से अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन डेराइव कर लिया dx। ठीक है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं, उसमें क्या है, v इक्वल dx बाई dt यूज करना है। सो v dt हो गया बेटा dx, फिर v को पुट कर देना है u प्लस at, और ये हो गया u प्लस at इंटू डी टी, फिर dt को u से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, at से भी कर दीजिए, तो ये आपकी फॉर्म आ गई। अब आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दैट वेरी स्मॉल टाइम dt। सो टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल t टाइम में, तो उसके लिए आपको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है दोनों साइड से। ठीक है, इंटीग्रेशन u dt को भी करना है, फिर इंटीग्रेशन आपको at dt को भी करना है, और फिर इंटीग्रेशन आपको dx को भी करना है। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं लिमिट, तो देखो डी टी, यू डी टी में क्या है, डी टी, टी आ रहा है तो टी की लिमिट लेनी है, टी की लिमिट ले ली मैंने 0 से टी तक, फिर ए टी डी टी, उसमें भी डी टी आ रहा है तो टी की लिमिट लेनी है, टी की लिमिट ले ली 0 से टी तक। ठीक है, फिर डी एक्स, एक्स क्या है, पोजीशन, पोजीशन की लिमिट लेनी है, तो मान लो पहले पोजीशन है x1 जब टाइम 0 है, और फाइनल पोजीशन है x2 जब टाइम t हो गया, तो यहाँ पे dx की लिमिट हो गई x1 से x2 तक। ठीक है, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, देखो u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं हम। सो ये देखिए at u को मैंने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन के साइन से, फिर a को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर रह गया t dt, और 0 से t इंटीग्रेशन हो रहा है, और फिर यहाँ मेरे पास रह गया dx, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है x1 से x2 तक। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेट कैसे करना है, तो मैं आगे लिखता हूँ u इंटीग्रेशन, जो dt है उसके साथ में t पावर 0 ले सकता हूँ, क्योंकि वहां कोई भी dt के साथ t वाली टर्म नहीं है, फिर a लिख सकता हूँ, फिर मैं लिख सकता हूँ t dt। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, dx में भी कोई x वाली टर्म नहीं है, तो इसको मैं dx लिख सकता हूँ x1 से x2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x पावर 0, कोई x वाली टर्म ना होने के कारण x पावर 0 हमने ले लिया। अब हम करना स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। सो देखो t पावर 0 का तो इंटीग्रेशन आएगा t, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से t, और a यहाँ आ गया, और t का इंटीग्रेशन देखो t में पहले ही पावर 1 गिवन है, तो क्या बताया मैंने, एक पावर इंक्रीज कर दो 2 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर बाई 2, सो t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गया फिर से 0 से t, और x पावर 0 का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट हो गया x1 से x2। अब लिमिट्स को पुट करना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, सो u t माइनस 0 अपर माइनस लोअर, a बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपर माइनस लोअर, फिर x2 माइनस x1 यानी अपर माइनस लोअर, सो इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 है आपका फाइनल पोजीशन और x1 है आपका इनिशियल पोजीशन,
और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट s। तो ये देखिए ये आपके पास इक्वेशन हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने x2 माइनस x1 को डिस्प्लेसमेंट s के इक्वल पुट कर दिया। सो इस तरह से देखिए मैंने डेराइव कराया यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, आई गेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। को स्टार्ट करते हैं पहले थर्ड इक्वेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि आप कैसे थर्ड इक्वेशन को डेराइव करोगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको थर्ड इक्वेशन के लिए ये यूज करना है v dv इक्वल a dx, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ रहे हैं। तो अब हम इसको थर्ड इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे v dv इक्वल्स टू a dx की हेल्प से। v dv इक्वल्स टू a dx, v dv a dx फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट करा, ये इंटीग्रेशन हो गया v dv और इधर आपका इंटीग्रेशन हो गया a dx। लिमिट, लिमिट किसकी, वेलोसिटी की, क्योंकि d के बाद v है तो लिमिट किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी मतलब u टू v। फिर dx, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को लिख दो x1 से x2, x1 से x2। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, देखो यहाँ तो v आ ही रहा है ऑलरेडी, उसका पावर कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो 1 पावर आ रहा है, तो एक बार रुक जाओ, एक स्टेप और बीच में डाल देते हैं, v dv u से v, a को यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है a कांस्टेंट टर्म है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए v का इंटीग्रेशन, इट इज v स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स u टू v, क्योंकि v की पावर तो 1 थी, एक पावर इंक्रीज करो, इंक्रीज करके हो गया स्क्वायर, और उस टोटल पावर जो स्क्वायर आया 2 पावर आई है उससे डिवाइड कर दो, सो v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब dx के साथ तो कोई टर्म है नहीं, तो क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ पे x 0 है, और x 0 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ लिमिट आ रहा है x1 से x2। तो चलिए अब यहाँ पर आ गया आपके पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज a x2 माइनस x1 अपर माइनस लोअर। ठीक है, सो ये क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a, और x2 है फाइनल पोजीशन, x1 है इनिशियल पोजीशन, तो x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट s। तो ये s आ गया, सो इट बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Example number 3.4 is a ball thrown vertically upward with a velocity of 20। तो जिस वेलोसिटी से हम बॉल को थ्रो करते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और वो 20 है यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब इसको हमने कहाँ से थ्रो किया, एक बिल्डिंग के टॉप से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। सो सपोज यहाँ ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप से यहाँ से हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया 20 की स्पीड से। हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है जहां से बॉल थ्रो हो रहा है, ये हाइट 25 मीटर है ग्राउंड से। हाउ हाई द बॉल राइज, कितने हाइट तक बॉल राइज करेगी, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, और कब वो ग्राउंड को हिट करेगी। सो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ हाई द बॉल राइज, सो उसका जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, तो आप लिखोगे बॉल राइजेस, क्या लॉजिक लगाना है, बॉल राइजेस टिल इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जब तक उसका v जीरो नहीं हो जाता तब तक बॉल राइज करेगी। सो देखो यहाँ से ये बॉल ऊपर जा रही है,
तो बॉल ऊपर जा रही है, तो लेकिन उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड आने के कारण वो बॉल स्लो होती जा रही है। स्लो होने के कारण उस बॉल का जो एक्सलरेशन है वो हम लेंगे मैग्नीट्यूड में तो 10, यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन साइन में हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव साइन तब अप्लाई किया जाएगा जब आपकी बॉडी स्लो डाउन हो रही हो। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, बॉल को ऊपर थ्रो करा तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगने के कारण वो जो बॉल है स्लो डाउन हो रहा है, और जहां भी हम स्लो डाउन हो वहां हमारा एक्सलरेशन नेगेटिव होता है, और जब हम स्पीड अप हो तो हमारा एक्सलरेशन पॉजिटिव होता है। सो चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इज u प्लस at। अब v हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर 0, और u हो जाएगा हमारे पास 20, और एक्सलरेशन है -10, और टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी फाइंड 10t इज इक्वल टू 20, वी फाइंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो मतलब उस बॉल को टोटल राइज करने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, 2 सेकेंड लगेंगे जब वो राइज कर रही है। सो अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम कितनी हाइट तक राइज करेगी। तो उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन कोई एक यूज कर सकते हैं। सो मान लो मैं सेकेंड इक्वेशन लगाता हूँ, तो मुझे s निकालना है। u20 है, टाइम 2 आ गया, एक्सलरेशन -10 है, और टाइम 2 स्क्वायर इज 4। सो s इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो s इज इक्वल टू 20 मीटर। सो इसका मतलब वो बॉल 20 मीटर की हाइट पे और जाएगी, बिल्डिंग से 20 मीटर ऊपर जाएगी, और 2 सेकेंड उसको वहां तक जाने में लगेंगे। सो 2 सेकेंड तक वो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो ग्राउंड तक आने में बॉल को टोटल कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राउंड तक आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है। देखिए उसके लिए अब हमें बॉल का डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करना होगा। सो चलिए अब हम बॉल का डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करते हैं कि बॉल नीचे आ रहा है, और देखते हैं कि वो बॉल कितना डाउनवर्ड मोशन आएगा। सो देखिए अब क्या होगा कि ये बिल्डिंग, ये ग्राउंड लेवल है मान लीजिए, ये बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग 20 मीटर की हाइट पर थी। सो ये हाइट 25 मीटर थी, सॉरी 25 मीटर हो गया। अब यहाँ से 25 से भी बॉल कुछ और ऊपर गई, यहाँ तक गई, मान लो ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्स पॉइंट है, और ये कितना है 20 मीटर है। सो बॉल का ये जो टोटल ग्राउंड से हाइट हो गया वो है अब 45 मीटर। सो अब हम लिखेंगे कंसीडरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल। सो कंसीडरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल, तो जब बॉल यहाँ से ऐसे डाउन आना स्टार्ट हो रही है, देखिए ये बॉल है, ये नीचे आना स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जो अब इनिशियल स्पीड है वो 0 है, और ये सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे आ रही है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड को अब 0 कंसीडर कर लेना है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है। अब उसका साइन, देखिए साइन का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको एग्जांपल में ये लग रहा है, सिचुएशन को देख के ये समझ आ रहा है कि वो बॉडी स्पीड अप होगा, तो आप एक्सलरेशन को पॉजिटिव लीजिए, और अगर आपको सिचुएशन को देख के ये लग रहा है कि वो स्लो डाउन होगा, तो आप एक्सलरेशन को नेगेटिव लीजिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो बॉडी नीचे गिरेगी ग्रेविटी के कारण वो स्पीड अप होगी, तो स्पीड अप के लिए मैं यहाँ प्लस साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है कि वो कितना टाइम टोटल डाउनवर्ड आने में लगाएगा। देखिए अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का होना है वो है यहाँ पर 25 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। सो नाउ वी यूज द फॉर्मूला ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो u तो 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर है, और एक्सलरेशन हमारे पास 10 है, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास हो गया 90 इक्वल्स 10 इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स, एंड टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड मतलब अब यहाँ पर उसको डाउनवर्ड आने में ये जो टोटल टाइम लग रहा है वो टाइम 3 सेकेंड का टाइम है। 3 सेकेंड में वो नीचे आएगा। चलिए 3 सेकेंड में नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन बताना है। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या है, देखिए 2 सेकेंड
उसे यहाँ बिल्डिंग से अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगे थे। अभी जब हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ टॉप से मैक्स हाइट तक जाने में 2 सेकंड लगे, जो ये हमने कैलकुलेट करा 2 सेकंड। सो अब टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम आफ्टर विच it falls to ground is t1 time plus t2 time, that means 3 second plus 2 second, so total time of falling is 5 second. So अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3.5। इसमें हमें गिवन है डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल एंड निग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेंस। सो आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है फ्री फॉल में क्या क्या होता है। सो समझिए बिल्कुल, कुछ तो आपको कई पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है और थोड़े से पॉइंट्स इसमें हम ऐड ऑन करने वाले हैं। सो सबसे पहले फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। फ्री फॉल मोशन इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी under the influence of under the influence of gravitational force only। कि अगर किसी बॉडी का मोशन सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से हो रहा हो, उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो, तो हम उसके मोशन को फ्री फॉल मोशन कहते हैं। सो मान लीजिए अब ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करना स्टार्ट करता है, यानी ग्रेविटी के फोर्स से नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसे हमें जीरो कंसीडर करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी इन फ्री फॉल इज जीरो एंड एक्सलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप उसको 9.8 भी कंसीडर कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10। तो ये आपका एक्सलरेशन होगा। तो एक तो आप ये पॉइंट लिखोगे डेफिनेशन, एक यू लिख दोगे, एक ए लिख दोगे, ठीक है। एक होता है कि ना इसमें हम फ्री फॉल मोशन के अगर ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ देखो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे u तो जीरो हो गया, तो v कितना आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई टी। v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टी, जब वो बॉडी फ्री फॉल कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा और वो ग्राफ होगा मेरा वेलोसिटी में और टाइम में, तो कैसे ग्राफ बनेगा, यानी अगर मैं टाइम को 1 पुट कर दूं, आपको यहाँ पे ना ऐसे पूरी पर्टिकुलर वैल्यूज प्लॉट करके शो करना है। सो ये देखो, आप क्या करो, यहाँ v की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ t टाइम को 1 लोगे तो v 10 आ जाएगा, 2 लोगे तो 20 हो जाएगा, 3 लोगे तो 30 हो जाएगा। सो वेलोसिटी पे मार्क करो 10, 20, 30। टाइम पे मार्क करो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और इनका आप ये ग्राफ प्लॉट करो। सो ये ग्राफ प्लॉट करते ही आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बिटवीन v एंड t, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा और इसका जो स्लोप होगा वो आपका 10 होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आ जाएगा। फिर दूसरा आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। अब आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u को तो जीरो कर दो, u को जीरो कर दोगे तो आपका s क्या रह जाएगा, a बाई टू टी स्क्वायर, और a 10 है, तो मतलब क्या इक्वेशन आ गई यहाँ पे फ्री फॉल के लिए 5t स्क्वायर। सो अब ग्राफ बनाओ इसमें s में और 5t स्क्वायर में, बिल्कुल ऐसे ही एक टेबल प्लॉट कर लो, टाइम की वैल्यूज ले लो और उसके साथ s की वैल्यूज पुट करके आप ग्राफ प्लॉट करो। जैसे यहाँ पर मैं अगर टाइम को जीरो ले लेता हूँ तो ये जीरो है, 1 ले लेता हूँ तो 5 है, और 2 ले लेता हूँ तो ये 20 है। सो ऐसे ही आपको एक ग्राफ यहाँ प्लॉट करना है t में और s में, इन वाली वैल्यूज को लेते हुए, तो आपका ऐसा ही ये कर्व्ड ग्राफ पैराबोलिक शेप में ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये कर्व ग्राफ हो जाएगा फ्री फॉल मोशन के लिए।
और तीसरा आपको फ्री फॉल मोशन के लिए ग्राफ बनाना है, तो तीसरी क्वांटिटी है एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सलरेशन में और टाइम में आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाना होगा। सो उसके लिए क्या करना है, आपको वाई एक्सिस पर एक्सलरेशन ले लेना है, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेना है। अब फ्री फॉल में हमारी एक्सलरेशन कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर टाइम यही एक्सलरेशन रहती है, तो ये आपका एक्सलरेशन टाइम ग्राफ हो गया फ्री फॉल मोशन के लिए। सो तीन ग्राफ आपको यहाँ पर शो करने होते हैं और ये थ्योरी लिखनी है कि फ्री फॉल मोशन क्या है। मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन, and in that free fall motion initial speed is 0, acceleration is 10 or 9.8, and then ये तीन ग्राफ। तो कई बार पेपर में खाली तीन ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर फ्री फॉल मोशन। तो आपको ये तीन ग्राफ इस तरह से टेबल प्लॉट करके करने हैं। एक्सलरेशन वाला तो बिल्कुल सिंपल है कि एक्सलरेशन पूरे टाइम कांस्टेंट ही रहेगी। फ्री फॉल मोशन में एक्सलरेशन 10 रहती है, तो ये सिंपल कांस्टेंट वाला 10 वाला ग्राफ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कुछ प्रूव करना है इसमें। वो कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर ए बॉडी falling freely from the rest, a body falling freely from the rest stands to one another, वो जो distances हैं they stand to one another in the ratio of 1:3:5:7 beginning from unity। ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसकी इक्वेशन को समझना, इसके डेफिनेशन को, मीनिंग को समझना। वो क्या कह रहा है, प्रूव क्या करना है हमें। देखो प्रूव ये करना है कि अगर ये ग्राउंड लेवल हो और एक बॉडी फ्री फॉल मोशन में हो, सो देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो वो नीचे गिर रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट की अलग अलग समय पर हमने पोजीशंस देखी कि उसकी क्या क्या पोजीशंस है ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेकंड पोजीशन में देख रहा हूँ ये थर्ड पोजीशन है, ये फर्स्ट है। तो ये वो पोजीशन है सेकंड पोजीशन जो उसने फॉल करने के एक सेकंड के बाद ट्रेवल करी। ये डिस्टेंस मान लो S1 डिस्टेंस उसने फॉल करने के एक सेकंड में ट्रेवल करा। फिर ये जो डिस्टेंस है S2 ये उसने अगले सेकंड में ट्रेवल करा। फिर इसके बाद एक डिस्टेंस आएगा S3 वो अगले एक सेकंड में ट्रेवल करा। और हमें प्रूव करना है कि ये सारे डिस्टेंस की जो रेशियो है जो वो हर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है फ्री फॉल में, ये रेशियो 1:3:5:7 ऐसे आएगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दोबारा सुन लो क्या प्रूव करना है हमें। एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, हमें प्रूव करना है कि हर एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम वो नोट करेंगे कि पहले एक सेकंड में उसने S1 चला, अगले एक सेकंड में उसने S2 ट्रेवल किया, अगले एक सेकंड में उसने S3 ट्रेवल किया, और फिर उन सभी डिस्टेंस की हम रेशियो निकालेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि वो सारे डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5:7 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी मैं इसको प्रूव कर सकता हूं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट जस्ट याद हो। कॉन्सेप्ट का नाम था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम। सो इस क्वेश्चन के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम। इसकी इक्वेशन थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम के लिए u प्लस a/2 2n-1, u प्लस a/2 2n-1। अभी क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 है और उसका जो एक्सलरेशन है वो आपको पता है 10 होगा। तो ये सब पुट कर दें तो यहाँ nth टाइम का जो इक्वेशन बना वो हो गया 10/2 multiplied 2n-1। So distance traveled in nth time is 5 multiplied 2n-1। ये इक्वेशन आ गई nth की। अब ये nth है क्या, देखो इस nth की इक्वेशन में जब भी हम, हमारे पास देखो एक बार हम लिख लेते हैं एस nth की इक्वेशन क्या आई, एक बार उसको नोट करते हैं अगली स्लाइड में। देखो एस nth की हमारी इक्वेशन आई थी
5 × 2n-1। अब मैं आपको कह रहा हूं कि nth होता क्या है, इसको समझो। अब क्या है nth, तो देखो अगर मैं यहाँ पर n को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास वो डिस्टेंस आएगा जो उस बॉडी ने 0 से 1 सेकेंड में ट्रेवल किया होगा। n को 1 पुट करने से तो मेरे पास 0 से 1 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर n को 1 पुट करूं तो 5 × 2 × 1 - 1, सो दैट मीन्स 5 मीटर उसने पहले 1 सेकेंड में 0 से 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। अगर मैं यहाँ पे n को 2 पुट कर दूं तो मेरे पास वो डिस्टेंस आएगा जो उसने 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, यानी अगले 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो यानी अगले सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा 5 × 2 × 2 - 1, 5 × 4 - 1 कितना आ जाएगा 15 मीटर। यानी अगले 1 सेकेंड में उसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर मैं यहाँ पे n को 3 पुट कर दूं तो मेरे पास वो डिस्टेंस निकलेगा जो उसने 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में ट्रेवल किया, यानी S3। तो S3 आएगा 5 × 2 × 3 - 1, सो 2 × 3 6 - 1 5 × 5 25 मीटर आ गया। अब अगर मैं इन सारे डिस्टेंसेस का रेशियो देखूं, S1 रेशियो, S2 रेशियो, S3 निकालूं, so you find that this ratio is coming 5:15:25, so which on simplification becomes 1:3:5 as so on। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। so एक बार क्वेश्चन देखो दोबारा। डिस्टेंस आपको प्रूव करना है कि फ्री फॉल मोशन में हर 1 सेकेंड में वो जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उन सारे डिस्टेंसेस का रेशियो 1:3:5:7 की फॉर्म में होता है।